नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स। फौज गाड़ियों का इंतजार करती रही, गुजरात दंगों में जलता रहा। द सरकारी मुसलमान एक ऐसी किताब जो दावा करती है कि वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वक्त पर सही कदम उठाते तो दंगों को भड़कने से रोका जा सकता था, दंगों को 24 घंटे पहले काबू किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब, जिन्होंने सेना के अलग अलग पदों पर रहते हुए 40 साल देश की सेवा की। सन 2008 में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी की हैसियत से उन्होंने सेना से रिटायरमेंट लिया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहते इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाने का जो ख्वाब था उसको पूरा किया। आइए आज इनसे बात करते हैं कि किताब से जुड़े कुछ अहम मौजूओं पर, जिन मौजूओं को इन्होंने अपनी किताब में कलमबंद किया है। आइए शाह साहब, स्वागत है आपका द पॉलिसी टाइम्स में। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि सही वक्त पर सही कदम उठाए जाते तो उस चीज़ को रोका जा सकता था, जो वहाँ पर फसादात हुए उनको रोका जा सकता था, तो वो क्या कदम थे जो उठाने चाहिए थे? देखिए, मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊँ। मुझे हुक्म मिले कि अपने डिवीजन को अहमदाबाद ले जाऊँ। 28 फरवरी 2002 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पद्मनाभन ने डायरेक्टली मुझे ये हुक्म दिया और 28 फरवरी 2002 को तकरीबन 12 बजे रात के 60 हवाई जहाज फ्लाइट्स एयरफोर्स की, उनसे हमारे 3000 फौजी जो हैं अहमदाबाद एयरफील्ड में आ गए। मुझे ये यकीन दिला गया था कि हल्के हम लोग जाएं, गाड़ियाँ ना ले जाएं, क्योंकि गाड़ियाँ और बाकी जो सामान है जैसे नक्शे, पुलिस गाइड्स, मजिस्ट्रेट्स सब जो है अहमदाबाद एयरफील्ड में मिले। तो तकरीबन मैं पहुंच गया 12 बजे रात के 28 फरवरी को। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ भी नहीं था, पूरा शहर जो है जल रहा था और जो हमें सामान मिलना था वो नहीं था। एक ब्रिगेडियर साहब जो कि वहाँ के होल्डिंग फॉर्मेशन के थे, उन्होंने मेरे से मुलाकात की और मैंने पूछा कि जो मदद मिली थी वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो मैंने कहा फिर चीफ सेक्रेटरी से मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी बाहर गए हुए थे। जो शेयरिंग चीफ सेक्रेटरी थे, कोई औरत महिला थी, उन्होंने मैंने बहुत कॉल की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो कोई सूरत नहीं थी टाइम बचाने की। मैं अच्छा हुआ अपनी गाड़ी ले गया था हवाई जहाज में। अच्छा, जब आप वहाँ पर पहुँचे, जब आपको इजाज़त मिली 28 फरवरी से लेकर के एक दिन और एक रात का इंतजार करने के बाद आपको इजाज़त मिली, आप शहर में दाखिल हुए, उस वक्त आपने क्या पाया और उस पर क्या रिएक्शन किया? नहीं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका है चीफ मिनिस्टर के पास जाऊँ और मैं वहाँ पहुँचा 2 बजे रात के 1 मार्च 2002। वहाँ जो है डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर के घर में लोग थे और मैंने अपना जो है अपनी रिक्वायरमेंट उनको सबको दी और एक टूरिस्ट नक्शे भी हमने जगह जहाँ दंगे हो रहे थे वो प्लॉट की और मैंने ये बहुत ताकीद से कह दिया कि गाड़ी, नक्शे और जो है मोबाइल सेल्स, क्योंकि हमारे जो फौज के जो कम्युनिकेशन है वो हाई राइज बिल्डिंग में कामयाब नहीं है। पुलिस गई तो पुलिस मजिस्ट्रेट्स तो उन्होंने एश्योरेंस दी कि सब चीज़ मिल जाएगी। मैं वापस आया एयरपोर्ट और इंतज़ार करते रहे हम लोग। 1 तारीख को कुछ नहीं हुआ। रक्षा मंत्री वहाँ आए, उन्होंने
सैनिक सम्मेलन दिया फौजियों को, मतलब 28 तारीख से फिर पूरा एक दिन और फिर अगली 2 मार्च को गाड़ियाँ और सब चीज़, यानी एक दिन और एक रात पूरी, एक दिन एक रात और कुछ घंटे जी। तो यही टाइम फ्रेम है। एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा कि सब चीज़ जो है हमें 28 की रात को मिल गई थी, जो मैंने कहा कि बिल्कुल ब्लेटेंट झूठ है। रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी, उसमें ये रखा है कि आप शाह साहब दावा करते हैं कि उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने गाड़ियां पहुंचा दी थी वक्त पर और जो भी सामान मुहैया कराना था वो पहुंचा चुके थे। तो किसको दी थी गाड़ियां? मैं तो वहाँ था। और ये जो है जो दावा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ऑफिसर्स मेरे साथ थे वो मुझे उन्होंने लिखित दिया है कि जो स्टेटमेंट मैंने कहा है सही है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हर यूनिट का एक चीज़ होती है वॉर डायरी, उसमें आप पढ़ के देख लीजिए कि कब मिलेगी। जो मैंने रिपोर्ट दी थी आफ्टर एक्शन रिपोर्ट, उसमें भी मैंने ये रिपोर्ट दी थी। तो एसआईटी की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। तो आप जब वहाँ पर एंटर हुए तो आपने क्या रिएक्शन किया और क्या देखा आपने? और एंटर तो मैंने 28 की रात को ही कर दिया था। जब मैं चीफ मिनिस्टर के घर जा रहा था तो मैंने देखा पूरा शहर में आग लगी हुई है। जो माइनॉरिटी पॉकेट्स हैं उनको भीड़ों ने घेर रखा है। पुलिस ऐसे कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। कई जगह मैंने देखा कि जो भीड़ है जो माइनॉरिटी कॉलोनी की जो घेर रखा है, तो पुलिस माइनॉरिटी वालों के घर के अंदर फायर कर रही थी खिड़कियों में से। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भीड़ को अलग कर रहे हैं। तो मैंने कहा भीड़ आप फायर दूसरी तरफ कीजिए। तो ये मैंने देखा कि पुलिस जो थी बिल्कुल पार्शल थी। पुलिस ने अपना काम, अपना फर्ज जो है बिल्कुल नहीं निभाया। जी, हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो ये किताब है, आपने ये टाइटल द सरकारी मुसलमान, आपने कहा भी है कि ये किताब यूथ को इंस्पायर करने के लिए। तो आपको लगता है क्या इस तरीके के कंट्रोवर्शियल टाइटल यूथ को इंस्पायर कर पाए? देखिए, ये मैं किताब का आपको दिखला दूँ। बहुत सोच समझ के इसको हमने सेलेक्ट किया है। द सरकारी, द जो है पर्पल रंग में है जो कि आर्म फोर्सेस का रंग है। सरकारी जो कि इस कलर में है और मुसलमान हरे कलर में है। और ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है कि एएमयू की बिल्डिंग्स में हम तिरंगा जो है को अनफर्ल कर रहे हैं। ये हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो बहुत सोच समझ के, और देखिए किताब में 205 पेज हैं, वर्क हैं, और 6-7 वर्क जो हैं गुजरात के दंगों के बारे में। बाकी किताब तो फौज के बारे में और जो ज़िंदगी मैंने गुजारी है। और मेरा मकसद ये था कि जो सही चीज़ है वो रिपोर्ट करूं और यूथ को इनकरेज करूं फौज में, क्योंकि मैंने फौज की तारीफ की है। फौज में जो मेरे साथ सलूक हुआ है उसकी मैं कदर करता हूँ। और ये भी मैंने बतलाना चाहा कि फौज जो है मज़हब और ये है जो है भेदभाव बिल्कुल नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि अच्छे स्कूलों से बच्चे जो हैं फौज में आए। सबसे अच्छा पेशा है फौज। इसी के बारे में किताब है। जो मीडिया ने अपनी नज़र डाली है वो 6-7 पेज गुजरात के बारे में, जो कि मेरा मकसद नहीं था। मुझे मालूम भी नहीं था एसआईटी ने क्या लिखा है अपनी रिपोर्ट में। खाली मीडिया ने मुझे बताया। और मीडिया का फर्ज बनता और एसआईटी का फर्ज बनता था कि जब वो अपना रिपोर्ट लिख रहे थे कम से कम मेरे से पूछ तो लेते, मेरी रिपोर्ट पढ़ लेते, तो तब उनको स्टेट गवर्नमेंट तो उनको कोई भी रिपोर्ट दे। आपका कहना ये है कि आपकी बिना इजाजत के, बिना कुछ पूछे हुए एसआईटी की रिपोर्ट तैयार कर दी गई? बिल्कुल। आई मीन जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा उन्होंने लिख दिया जी। तो मेरे ख्याल से ये गलत तरीका है। सर, आज जो अफरा तफरी का माहौल है, जो देश में जो माहौल चल रहा है, और 2 कम्युनिटीज के बीच जो है जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, उनके बीच लोग दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से, वो चाहे लिंचिंग के नाम पर हो, ये लव जिहाद या ट्रिपल तलाक जैसे मसलूक है।
ऐसे वक्त में जब हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग मालेगांव, बमियाना, मुंबई राइट्स, उसके बाद हाशिमपुरा कांड, ये सब चीज़ भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वक्त में गुजरात दंगों का जिक्र करना 16 साल बाद, क्या ये मुनासिब है, क्या ये सही है? देखिए, अगर आप किताब ठीक से पढ़ें तो मैंने बिल्कुल कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया, ना किसी को क्रिटिसाइज किया है। हाँ, मैंने ये ज़रूर बतलाया कि देखिए, ये दंगे और फसाद जो हैं और ये जो कार्रवाई हो रही है, ये लिंचिंग और ये लव जिहाद, ये सब ये हमारे मुल्क की एकता के लिए बहुत ख़राब है। मैंने जो प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा था, ओपन लेटर, उसमें यही समझाया था कि 3 पीढ़ियों तक लोग याद रखते हैं, अगर किसी का घर में कोई नुकसान हो जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी का घर जल जाए, तो 3 पीढ़ी तक उसके ख़ानदान वाले उसको नहीं भूलेंगे, उस वाक़े को। तो निहायत ज़रूरी है कि इन दंगों फसाद पे काबू करना चाहिए। जो गाय रक्षक को ये सब ये जो गैंग्स फिर रही हैं, इन पर काबू करना चाहिए। और मैंने ये भी समझाया कि हिंदुस्तान जो है सबका मुल्क है, हमारा भी, मुसलमानों का। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी देखभाल करें, इस मुल्क की हिफाजत करें, इस मुल्क की रक्षा करें। तो दोनों कम्युनिटी जो हैं साथ मिलकर रहनी चाहिए। यही प्रोग्रेस, विकास का एक तरीका है। ठीक है, जैसा आपने माना है, एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर आप इसको मानते हैं। आपने इसमें पुलिस का जिक्र किया है, उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया है। क्या आपको नहीं लगता कि स्टेट का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रोविजन है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी अगर स्टेट रिस्पॉन्सिबल है तो वक्त का जो मुख्यमंत्री है या जो चीफ मिनिस्टर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उनके बारे में क्या ऐसा कुछ जिक्र है इस किताब में? नहीं, मैंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया। खाली जो कमियां थी, और कमियां मेरे ख्याल से पुलिस में थी, और मैंने कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। अगर चीफ सेक्रेटरी वहाँ होते तो मेरा यह ख्याल है कि कोई ना कोई कार्रवाई होती। और मैं जानता हूँ कि गाड़ियों को इम्प्रेस करना, गाड़ियों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं है, मगर जो चीफ सेक्रेटरी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको मालूम था कि फौज आने वाली है रात को, तो बंदोबस्त उनको कर लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम में मुस्लिम, आप भी ऐसा मानते हैं कि मुस्लिम लगा होने से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं है? ये आपने महसूस भी किया है उस वक्त वाइस चांसलर रहते हुए। एट द सेम टाइम जफर इकबाल 22 नवंबर को एक स्टेटमेंट देते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में से मुस्लिम को हटा देना चाहिए। तो क्या ऐसे स्टेटमेंट सही है? अगर आपको लगता है कि इससे फंड में कटौती है और जफर इकबाल साहब कह रहे हैं कि इसको हटा लेना चाहिए? देखिए, हम जफर इकबाल साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनको हमने ऑनरेरी डिग्री दी क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है, देश का नाम, और गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जब वो कैप्टन थे, उनकी बहुत कदर करते हैं। मगर मैं सोचता हूँ कि नाम की बहुत अहमियत होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम शुरू से ही 1920 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला आ रहा है, हमें उसकी फ़ख्र है, और मैं समझता हूँ कि इसकी बदली की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप मांगेंगे कि ज़मीरुद्दीन शाह आपका पर्शियन नाम है, आप कुछ और रखिए, आप जोरावर रखिए अपना नाम, तो ये मुझे मंजूर नहीं। जो पुराना नाम था, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियन कॉलेज है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से किसी को नाम से, अगर उसका पुराना नाम है, ट्रेडिशनल नाम है, वो रहना चाहिए। अब जब आपने ये स्टेटमेंट दिया और किताब लॉन्च होने से पहले बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या बहुत सारी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, क्या जो आपने जो सच का पिटारा खोला है, क्या इस पर आगे कुछ कार्रवाई होगी या फिर वो जख्म हरे के हरे रह जाएंगे? देखिए, ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो जो सच था वो लिख दिया। अब मुल्क पे है कि वो क्या इसमें समझते हैं, किसको जिम्मेवार ठहराते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे फैसले कर रहा है जी। तो उसके जो कातिल हैं या जो जिम्मेदारान हैं,
क्या उनको सजा मिल पाएगी? मैं इस पे उंगली नहीं पॉइंट आउट करूँगा। ये तो जुडिशरी का काम है और लॉ मेकिंग एजेंसी का काम है। मेरा काम है जो सच है वो लिखना, वो मैं लिखूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, जिन्होंने अपनी किताब के बारे में बताया। और अगर आप लोग 2002 के जो राइट्स है और फौज का एक आर्मी ऑफिसर, उसकी एक इंस्पिरेशनल ऑटोबायोग्राफी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इनकी किताब को पढ़िएगा, और मैं तो कहता हूँ ज़रूर पढ़ना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।